हेलो क्लास एंड वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज संचित बांसल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। ये एक वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो में आपको पूरा रिवाइज करवाया जाएगा डेरिवेटिव्स चैप्टर। ऐसे ही वन शॉट वीडियोस का मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है 12th के, जिसमें सभी चैप्टर्स की वन शॉट वीडियोस हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं, उस लिंक में आपको सभी वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और अभी इस वीडियो के अंदर अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि डेरिवेटिव्स में कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। फिर देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स से मेरा मतलब है कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं हमारे सिलेबस के अंदर जो हमें डेरिवेटिव्स में पूछे जा सकते हैं। वन बाय वन सभी टाइप्स कवर होंगी और सभी टाइप्स के साथ साथ उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले सालों में भी आ रखे हैं और ऐसे क्वेश्चन जिसमें वो टॉपिक अच्छे से कवर हो सके, ऐसे मैं क्वेश्चंस आपको कवर करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूलाज देखते हैं। फॉर्मूलाज के अंदर जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं, जैसे x पावर n का फॉर्मूला है, n आगे आ जाता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ऐसे ही ex का डेरिवेटिव सेम रहता है, ex sin x का डेरिवेटिव cos x है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan का secant स्क्वायर x, cot का माइनस cosecant स्क्वायर x। सिमिलरली secant x का secant x, tan x, cosecant का माइनस cosecant x, cot x, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x है, a पावर x का डेरिवेटिव है a पावर x इंटू log ऑफ a टू द बेस e। बहुत सारे बच्चे इस डेरिवेटिव और इस डेरिवेटिव को कंफ्यूज करते हैं, बट इनका मेजर डिफरेंस है, यहां वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है या कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, तो इनके डेरिवेटिव्स में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ ax, यहां पे इसमें और इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि यहां बेस में e है, यहां बेस में कोई नंबर a हो सकता है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x log ऑफ e टू द बेस log ऑफ a टू द बेस e। नाउ ये यहां पर जो आपको डेरिवेटिव्स दिखाई दे रहे हैं, ये इनवर्स फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव्स हैं। sin इनवर्स x का है 1/1 का रूट, ऐसी cos इनवर्स का माइनस ऑफ 1/1 का रूट, tan इनवर्स का 1/1 cot इनवर्स का माइनस 1/1 secant इनवर्स 1/mod x रूट ऑफ x² माइनस 1 एंड cosecant इनवर्स x का डेरिवेटिव है -1 ऑफ mod x रूट ऑफ x² माइनस 1। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ रूल्स देखते हैं। सबसे पहला रूल है कि कांस्टेंट का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो हमेशा जीरो होगा। कांस्टेंट कैसा भी हो, तो अगर किसी चीज की वैल्यू फिक्स है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। सेकंड है, अगर आपके पास आता है fx प्लस gx, यानी दो फंक्शंस की एडिशन है और उसको आपको डेरिवेटिव करना है, तो आप पहले फर्स्ट का फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिमिलर केस है सब्ट्रैक्शन के अंदर भी, अगर पहले फंक्शन fx है फिर माइनस gx है तो उसके केस में भी आप डायरेक्ट डेरिवेटिव्स करेंगे दोनों फंक्शंस में और उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। जब क्वोशिएंट रूल आता है उसमें आप नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर gx एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस fx एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें बच्चे बहुत बार गलती करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। f ऑफ gx, अगर आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, जो फंक्शन बाहर की तरफ पड़ा होता है पहले उसका डेरिवेटिव होता है, जब बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है अंदर वाला अनचेंज्ड रहता है, मल्टीप्लाई बाय फिर हम अंदर वाले का डेरिवेटिव करते हैं। जब हम अंदर वाले का डेरिवेटिव करते हैं तो सिर्फ अंदर वाला फंक्शन होता है, बाहर वाला खत्म हो जाता है। मैं साथ ही में इसके एग्जांपल एक करवा देना चाहता हूं ताकि आपको इसकी क्लैरिटी रहे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। जैसे अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है साइन ऑफ log x, देखिए जरा ध्यान से, ये मेरा f है, ये मेरा g है। मैं पहले क्या करूंगा, साइन का डेरिवेटिव करूंगा तो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos। जब मैं साइन का डेरिवेटिव कर रहा हूं अंदर वाले में कोई चेंज नहीं है तो यहां पे log x ही रहेगा। नाउ अब इसके बाद मुझे इसका अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव करना है log x का। जब मैं log x का डेरिवेटिव करूंगा 1/x, बट देखिए यहां पे अब साइन का कोई जिक्र नहीं है। जब मैं एक बार फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर चुका हूं तो दोबारा वो फंक्शन नहीं आएगा। क्लियर है? अगर आपको इसमें समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ये वाला पार्ट आपका बहुत अच्छे से पॉलिश कर दिया जाएगा, डोंट वरी। चलिए अब जो लास्ट में हमने रूल समझा था उसे हम चेन रूल कहते हैं और उसी चेन रूल के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर sin x स्क्वायर। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कितने फंक्शन है और कौन सा फंक्शन सबसे बाहर है। सबसे बाहर फंक्शन के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर x की वैल्यू यहाँ पे कोई पुट की जाएगी तो उस पर सबसे पहले स्क्वायर लगेगा, फिर साइन अप्लाई होगा, फिर e अप्लाई होगा, यानी जो सबसे बाद में अप्लाई होगा वो बाहर पड़ा होता है, राइट। तो सबसे पहले e का डेरिवेटिव होगा। जब e का डेरिवेटिव होता है हमें पता है कि e का डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं आता, तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। e का डेरिवेटिव करते टाइम ये रहेगा e ऑफ sin x का स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब उसके बाद सेकंड फंक्शन है sin ऑफ x स्क्वायर। अब डेरिवेटिव होगा sin ऑफ x स्क्वायर का, जो कि होगा cos ऑफ x का स्क्वायर। नाउ अब हमने साइन का भी डेरिवेटिव कर लिया है। जब हमने साइन का डेरिवेटिव किया तो x स्क्वायर को किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं हुआ। नाउ x स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा 2x। कुछ बच्चे आगे भी सोच सकते हैं तो वो भी ठीक होगा अगर हम सोचें कि x स्क्वायर का अभी हमने स्क्वायर का डेरिवेटिव किया है, फर्दर हम जो x का डेरिवेटिव है वो करेंगे तो उससे आंसर 1 आ जाएगा।
अगर ये बात आप समझ पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी समझ पाते तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप ऐसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहां पे आपको स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, इसको स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हैं होल पावर 1/2। तो यहां पे आप देख सकते हैं सबसे बाहर पावर जो है ये x पावर n की तरह एक फॉर्मूला बना हुआ है, अंदर जो है आपको क्वाड्रेटिक दिखाई देगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो बाहर है उसका डेरिवेटिव करेंगे, 1/2 आगे आ जाएगा और अंदर आप सॉल्व करेंगे, बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर हाफ माइनस 1 हो जाएगा माइनस हाफ इंटू। अब आप अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे, अंदर वाले पार्ट का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x प्लस 1 प्लस 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। आगे चलते हैं, लॉग ऑफ सेकंड एक्स प्लस tan x। सबसे बाहर लॉग पड़ा है तो लॉग का डेरिवेटिव पहले होगा 1 सेकंड एक्स प्लस tan x। नाउ फर्दर आप सेकंड एक्स प्लस tan x का डेरिवेटिव करेंगे, जब आप सेकंड एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो वो होता है सेकंड एक्स प्लस tan x, सॉरी प्लस नहीं होता, सीधा सेकंड एक्स tan x, और tan प्लस आप tan x का डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा सेकंड स्क्वायर x। नाउ नेक्स्ट इज ex इंटू कॉस 2x। अब यहां पे आप देखेंगे u डॉट v लग रहा है, u डॉट v लग रहा है। जब u डॉट v का हमने रूल पढ़ा हुआ था वो हम यहां पे अप्लाई करेंगे, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये कुछ फिर ऐसा दिखाई देगा। अब हम यहां पे जब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है, सेकंड का डेरिवेटिव क्या, cos 2x का डेरिवेटिव आया माइनस sin 2x, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin 2x अपनी जगह एज इट इज पड़ा है। फिर फर्दर मैंने 2x का डेरिवेटिव किया तो 2 आ गया, प्लस फिर हमने cos 2x को एज इट इज रखा, e पावर 3x का डेरिवेटिव किया, e पावर 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो एज इट इज रहेगा, 3x का जब हम फर्दर डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इज e पावर x प्लस log x अपॉन sin 3x। अब यहां पे आप देखेंगे आपको 3 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, 1 प्लस सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड। पहले हम यहां पर लगाएंगे अपना क्वोशिएंट रूल, सबसे पहले क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। जब हम यहां पे क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो नीचे आएगा sin 3x का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा sin 3x एज इट इज। अब ex प्लस log x का डेरिवेटिव जब आप करते हैं तो ex का डेरिवेटिव ex आ जाएगा, प्लस log x का डेरिवेटिव 1/x, देन प्लस अब न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब आप cos 3x का डेरिवेटिव सॉरी sin 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा cos 3x। अब यहां पे आप नोटिस करेंगे कि 3x पहले एज इट इज है, बाद में मैंने फिर 3x का डेरिवेटिव किया तो 3 आ गया, राइट। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव करते हैं जब भी हमारे पास कोई जब मिक्स ऑफ फंक्शंस आ जाता है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इम्प्लिसिट फंक्शंस। सबसे पहले मैं आपको जरा सा हिंट देना चाहता हूं कि कैसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट बोलते हैं। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है ax स्क्वायर प्लस bx y प्लस cy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस sin x y इज इक्वल टू 0। अब देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जहां पर y इज इक्वल टू fx की शेप में आप उस फंक्शन को ना लिख पाए, ठीक है। पहले सेकंड एग्जांपल देखते हैं, फिर से वापस फर्स्ट एग्जांपल पे आएंगे। फर्स्ट सेकंड एग्जांपल में हमने लिखा है y प्लस sin x इज इक्वल टू log x प्लस 1/ex। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, अगर मैं sin x को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेता हूं तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, y इज इक्वल टू log x प्लस 1/ex माइनस sin x। नाउ अगर आप ध्यान देंगे जो राइट साइड है इट इज अ कंप्लीट फंक्शन ऑफ x, तो मैं इसे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। ऐसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट बोलते हैं। जितने हमने इससे पहले एग्जांपल डिस्कस करी है वो सभी एक्सप्लिसिट थी, सभी एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे, क्योंकि वहां पर y इन टर्म्स ऑफ x हमें दिखाई दे रहा था। बट यहां पे अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो यहां इस फर्स्ट एग्जांपल में आप y को इन टर्म्स ऑफ x, आप चाहे तो जैसी शिफ्टिंग चाहे वैसे कर सकते हैं, जो सपोज करना चाहे कर सकते हैं, बट लेकिन आप इसे इस फंक्शन में y इज इक्वल टू fx की शेप नहीं दे पाएंगे। इसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस के केस में डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल है। आपको सिंपली पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर देना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है इफ x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 42 देन वी हैव टू फाइंड द dy बाय dx। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप यहां पे डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ जाएगा, यहां पे 2 एज इट इज कांस्टेंट है। नाउ एक्स वाई, ये एक्स वाई दोनों प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में पड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx प्लस वाई एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। देन वी हैव वाई क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो वो बनेगा 3y स्क्वायर, और फिर आपको दोबारा से y का भी फर्दर डेरिवेटिव करना है। आपको याद होगा चेन रूल में हमने किया था कि पहले हम इस y क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे, पहले 3 का डेरिवेटिव होगा वो आगे आ जाएगा, देन फर्दर हमें y का डेरिवेटिव करना है dy बाय dx।
और राइट साइड पे बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं कि राइट साइड पे भी यहाँ पे 42 है, और जब हम 42 का डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि हम बोथ साइड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कि अब हमारा टारगेट क्या होगा, जब आप एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, आपको अपनी सारी टर्म्स ओपन करने के बाद आपको अपनी इक्वालिटी के एक साइड पे डेरिवेटिव वाली टर्म्स यानी dy by dx वाली टर्म्स रखनी होती है, और राइट साइड पे आपको बाकी की टर्म्स जिसमें dy by dx नहीं है आपको वो रखना होता है, राइट। उसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको इसको सॉल्व करने के बाद समझाता हूं। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर मैं आपको वो भी समझाता हूं। ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद आपको फिर ये कुछ ऐसा दिखाई दे जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, जो डेरिवेटिव वाली टर्म्स जैसे मैंने बोला उसको एक साइड पे रखना है, नॉन डेरिवेटिव वाली टर्म्स आप दूसरी साइड ले जाइए। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको हर क्वेश्चन में लगभग यही करना है, आपको डेरिवेटिव कॉमन ले लेना है। जब आप डेरिवेटिव यहां से कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2x + 3y का स्क्वायर। ये पार्ट मैंने स्किप किया है, 2x + 3y का स्क्वायर जब कॉमन आएगा उसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो इसके साथ वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप dy by dx फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए साथ में एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x ऑफ √1 + y प्लस y ऑफ √1 + x इज इक्वल टू 0। वैसे तो हम इसे पिछले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं कि हम स्टार्टिंग में ही लिख दें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बट यहाँ पे मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगा। उसका सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट्स पड़े हैं जो कि हमारे लिए क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना सकते हैं बाद में, वो चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देता है अगर आप स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव करते हो। हाँ, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है या आपके माइंड में कुछ नहीं स्ट्राइक कर रहा तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दीजिए, बट अगर आपके पास जैसे यहाँ पे एक सोल्यूशन है, वो क्या है, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट्स को खत्म कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अगर मैं एक टर्म को, किसी भी टर्म को, एक टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, √1 + y माइनस y ऑफ √1 + x। ये करने के बाद आप दोनों की स्क्वेयरिंग कर दें, स्क्वेयरिंग करके हो जाएगा x² 1 + y, वहां आ जाएगा y² 1 + x, राइट। नाउ अब आप क्या करें, यहाँ देखिए वैसे तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, राइट, बट इसे हम आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे, अगर मैं x² को अंदर ले जाऊं, ये x² + x² y हो जाएगा, ये हो जाएगा y² + y² x। सारी टर्म लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, x² - y², और यहाँ पे आएगा x² y - y² x। x माइनस y इसे हम लिख सकते हैं x + y प्लस, जब आप ये करेंगे ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा, एक्स वाई कॉमन आने के बाद अंदर बचेगा x - y। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं करी, अभी हम अपने फंक्शन को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब x - y को कॉमन निकाल लीजिए, जब x - y को कॉमन निकालेंगे अंदर बचेगा आपके पास x + y + xy। ना अब मैंने अपने फंक्शन को जो था वो काफी सिंप्लीफाई कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर जो हमारा प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई करके इसको डेरिवेटिव कर देता हूं। नाउ अब हम फिर से वही लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं तब आपके पास बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे लेफ्ट ओपन हो जाएंगी। जब आप ब्रैकेट्स को फर्दर ओपन करेंगे, हम फिर सेम प्रोसेस ओपन कर रहे हैं। हम सारी ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद सारी ब्रैकेट्स को हमने ओपन कर लिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे, ये एक स्टेप है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने dy by dx वाली टर्म्स को एक साइड पे रखा, इक्वालिटी के दूसरी साइड पे हमने विदाउट dy by dx वाली टर्म्स रखी, और जहां पे dy by dx था उसमें से dy by dx कॉमन लेके बाकी बचे हुए टर्म्स को हम नीचे ले गए, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके इसे ध्यान से समझ सकते हैं, खुद कैलकुलेट कीजिए और फाइंड आउट कीजिए अगर आपका आंसर मैच नहीं करता तो कहां पे आपने गलती करी है, राइट। यहाँ पे एक छोटा सा मेन कैच और है कि अगर आप यहाँ पे कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चंस में इसी क्वेश्चन के साथ लिखा होता है x not equal to y। अगर x not equal to y आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आपको इस पार्ट को इग्नोर कर देना है, क्योंकि x minus y then कैन नॉट बी इक्वल टू 0, राइट, इफ x is not equal to y। तो आप सिर्फ इतने पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे जो कंपैरेटिवली इसके काफी सिंपल होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इफ x sin a plus y plus sin a cos a plus y is equal to 0 then we have to prove this। तो बेटा ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, इसमें उसने हमसे dy by dx की वैल्यू नहीं पूछी, इसमें उसने dy by dx की वैल्यू देके हमें कहा है कि हमें प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ध्यान इस बात का रखना होता है कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो इस शेप में जाना चाहिए, राइट। तो इसमें कुछ चीजें जिसका हमें ध्यान रखना होगा जो मैं आपको सोल्यूशन में दिखाऊंगा। इसके सोल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले हम इस साइड का डेरिवेटिव करेंगे जो हम हमेशा करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। वो करने के बाद जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा बेटा तो x एज इट इज रहेगा, sin a plus y का डेरिवेटिव आ जाएगा cos a plus y, देन a plus y का फर्दर डेरिवेटिव आप करोगे तो वो बनेगा dy by dx प्लस ये x नाउ sin a plus y एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस
साइन ए कांस्टेंट है, cos a प्लस वाई वेरिएबल है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, cos a प्लस वाई का डेरिवेटिव आप करोगे वो बनेगा माइनस ऑफ साइन ए प्लस वाई इंटू डिवाइड बाई डीएक्स इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिवाइड बाई डीएक्स की टर्म्स को एक साइड करो, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसको मैंने लेफ्ट साइड पे रखा और साइन ए प्लस वाई को दूसरी साइड ले गया, इसको लेफ्ट साइड रख के मैंने डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लिया। अब डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन रख के मैंने ये सिंप्लीफाई कर लिया। अगर वो हमें कहता फाइंड डी वाई बाई डी एक्स तो मैं यहीं तक सॉल्व करता, इसके आगे नहीं जाता, बट लेकिन उसने मुझे बोला है कि मुझे ये चाहिए डी वाई बाई डी एक्स एज आंसर, तो अब हमें जैसा उसने आंसर बोला हमें वैसा आंसर बनाने की कोशिश करनी है। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो कि उसके जो हमारा आंसर आया है उसमें एक x आ रहा है, एक cos a प्लस वाई आ रहा है, ये ऐसी टर्म्स हैं जो उसके आंसर में हमें नजर नहीं आ रही है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो टर्म्स हमें नहीं चाहिए उसको हम अपने आंसर से एलिमिनेट कर दें। उसके लिए आप जरा इस x पे ध्यान दीजिए। मैं चाहूंगा कि हम इस x की हेल्प से अपनी टर्म्स को खत्म, जो अपनी टर्म को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनाने की कोशिश करें। तो x की वैल्यू के लिए बेटा आप क्वेश्चन पे आइए वापस, यहां से x की वैल्यू निकालिए। अगर आप x की वैल्यू यहां से निकालते हैं तो ये आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस वाई, राइट। नाउ ये x की वैल्यू आपको यहां सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। जब आप x की वैल्यू बेटा यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर तो सेम रहेगा, बट यहां पे बहुत ध्यान से समझिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई। वहां पे देखिए जरा, फिर यहां पे देखिए माइनस साइन ए, यहां आएगा कॉस ए प्लस वाई, वो कॉस ए प्लस वाई इस कॉस ए प्लस वाई से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, राइट, डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस वाई माइनस ये एज इट इज है। क्लियर। नाउ इसके नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जब मैं यहां पे डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए, मैं साइन ए प्लस वाई का एलसीएम ले रहा हूं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैं एलसीएम ले रहा हूँ और न्यूमरेटर में मुझे माइनस साइन ए और माइनस साइन ए कॉमन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो स्टेप मैंने एक ही स्टेप में किया, मैंने माइनस साइन ए कॉमन ले लिया ऊपर से और नीचे साइन ए प्लस वाई का साथ में एलसीएम भी ले लिया। जब मैं ऐसा करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, माइनस बाहर निकलने की वजह से आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे नीचे 1 होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, यहाँ इन दोनों का सम आ जाएगा 1, ये माइनस माइनस से कट जाएगा और जो ये साइन ए प्लस वाई है ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ऊपर जाके बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन ए। ये होगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10, राइट। आई होप यहां तक आपको सब समझ में आया होगा। अगर किसी पॉइंट पे कोई बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में जाके उस टाइम के साथ मुझे बता दीजिए कि वो पार्ट आपको समझ में नहीं आया। नेक्स्ट टाइप के अंदर हम बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में, जहां पे ऐसे डेरिवेटिव्स जहां पे हमें लॉग की जरूरत पड़ेगी, बट लेकिन उसको समझने से पहले कुछ बेसिक सा लॉग हमें जानना जरूरी है कि क्या लॉग होता है और क्या लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं बहुत ही जल्द एक पूरा लेक्चर बनाऊंगा लॉग के ऊपर, जो आपको अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें भी आपको काम आएगा। इस पार्ट में मैं बहुत ब्रीफ समझाऊंगा और उस वीडियो में जैसी वो वीडियो बन जाएगा मैं उसका जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां जाके चेक कर सकते हैं, राइट। बट लेकिन जितना अभी हमें रिक्वायर्ड है हम उतना बेसिक से ही समझ लेते हैं ना। अब हमारे पास अगर आपको कहीं पे लॉग ऐसा दिखाई दे तो इसे बोला जाता है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, राइट, जिसका आंसर है बी। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि अगर log a ऑफ x इज इक्वल टू बी है, इसका मतलब ये होता है कि b यहां पे क्या आएगा, b क्या आएगा, व्हाट विल बी b, मैं a की, अगर आप कहीं पे आपको ऐसा दिखाई दे log ऑफ x टू द बेस a, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि मैं a की पावर में ऐसा क्या रखूं कि आंसर x आ जाए, a की पावर में ऐसा क्या रखूं कि आंसर x आ जाए। यानी अगर मैं यहां पे b आंसर मान के चलता हूं तो मुझे यहां b रखना पड़ेगा। एग्जांपल से बात समझ में आएगी आपको। अगर मैंने यहां पे रखा हुआ है 2 और यहां पे रखा हुआ है 8, अब आप ये सोचेंगे कि 2 की पावर में ऐसा क्या रखा जाए कि आंसर 8 आ जाए। सो द आंसर इज 3। बेस की पावर में ऐसा क्या रखा जाए कि ये हमारा इनपुट आंसर आ जाए, तो वो हमारा आउटपुट होता है, राइट। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी बोला जाता है कि लॉग हटाओ तो जो इस साइड पे बेस है लॉग का वो इधर जाके आउटपुट का बेस बन जाता है, a टू द पावर b इज इक्वल टू x। तो log x टू द बेस a इज इक्वल टू b का मतलब ये भी होता है, और log हटता है तो कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है। क्लियर है। नाउ अब हमें इसके बाद बात करनी है नेचुरल लॉग की। अगर आपके log का बेस एक्सपोनेंट हो जाता है, log का बेस एक्सपोनेंट हो जाता है तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज नेचुरल लॉग। और अगर आपको कहीं पे दिखे कि log का कोई बेस नहीं है तो वो अंडरस्टूड हो जाता है कि वो एक्सपोनेंट की बात कर रहा है। अगर हम बात करें कि log के साथ
यहां पे 10 लिखा हुआ है तो इसे बोलते हैं कॉमन लॉग। बहुत बार आप नोटिस करेंगे बुक्स में या टीचर्स इस बात पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, बट ये छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ log x लिखा होता है, हम उसको log 10 मान के चलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है सिर्फ log x लिखा होता है, बेस में कुछ मेंशन नहीं होता, हम उसे e मान के चलते हैं। तो अब ऐसे बात की चलिए कि अगर हम बात कर रहे हैं कैलकुलस की, जैसे डेरिवेटिव्स एंड ऑल की हम बात करें या इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, तो हम ये वाला पकड़ के चलते हैं कि अगर कहीं पे भी log के बेस में कुछ नहीं लिखा होगा तो हम उसको e मान के चलते हैं। बट कहीं पे अगर अरिथमेटिकली बात चल रही है, मतलब आपको log की हेल्प से वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन नहीं करनी है, log की हेल्प से वैल्यूज को कैलकुलेट करना है अरिथमेटिक के अंदर, हम ये अगर कहीं पे ऐसा log दिखाई दे, कहीं पे आपको ऐसा log दिखाई दे log 2 प्लस log 3 कुछ ऐसा दिखाई दे, आपको ये कैलकुलेट करना हो, तो आप यहाँ पे 10 मान के चलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में 3 मेजर प्रॉपर्टीज हैं जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एक है कि अगर log टू द बेस log ऑफ द x टू द बेस a, ये x की पावर में m हो तो ये m उठ के आगे आ जाता है। ऐसे ही log ऑफ x टू द बेस a एंड log ऑफ y टू द बेस a, अगर बेसिस सेम है और log मल्टीप्लाई एडिशन में पड़े हैं तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली ये जो डिवाइड में होते हैं, सॉरी जो माइनस में होते हैं वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें मेजरली 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमें जहां पे log की जरूरत पड़ती है, जिसमें से जो पहली है वो ये है, आपको पहचान कैसे होगी कि आपको log की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पावर में वेरिएबल आ गया, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उसमें log की हेल्प से उसे सॉल्व करें, उसके अलावा कोई भी और मेथड उस पर अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। तो जहां पे पावर वेरिएबल आ जाता है वहां पे हम log अप्लाई करते हैं, ये वन ऑफ द वेज है। ऐसे जब नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा उसमें बताऊंगा कि वो एक सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हम log की हेल्प लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू sin x पावर cos x प्लस cos x पावर sin x। नाउ अब इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखें, हमें sin x पावर cos x पावर sin x, पावर में cos x है यानी पावर में वेरिएबल है, यहां पे भी पावर में sin x है यानी पावर में वेरिएबल है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो फंक्शंस को अलग अलग कर लेंगे। ये फंक्शन को मैंने नाम दे दिया u, इस फंक्शन को मैंने नाम दे दिया v, राइट। अगर मैं इसको u और इसको v बोलूंगा तो ये पूरी इक्वेशन क्या दिखाई देगी, y इज इक्वल टू u प्लस v। और अगर मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव करूंगा तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। नाउ अब बात स्टार्ट करते हैं u के साथ, u इज इक्वल टू साइन एक्स पावर cos x। मैंने दोनों तरफ log लिया, log लेने के बाद अब इस पे जरा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, log ऑफ x पावर m, ठीक है, तो ये m आगे आ जाएगा, ठीक है, तो यहां से cos x हटके आगे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हम यहाँ v के साथ भी करेंगे, दोनों तरफ log ले लिया तो यहाँ पे जो cos x की पावर sin x है ये sin x उठ के आगे आ जाएगा। बहुत बच्चे इसमें एक गड़बड़ी करते हैं। देखिए यहां तक मैंने अभी तक डेरिवेटिव का नाम नहीं लिया, अभी तक हमने अपने फंक्शन का डिफरेंशिएट यहां पे अभी तक नहीं किया, तो जो ये टर्म उठ के आगे आने वाला काम है ये log की प्रॉपर्टी से हो रहा है, इसमें डेरिवेटिव का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अगर आपको डेरिवेटिव ना भी करना होता तो भी आप इसे उठा के आगे लेके आ सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log। नाउ अब जब मेरे पास log u आ गया दिस एंड log v आ गया दिस, तो मैंने क्या किया, दोनों ही फंक्शंस में डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, यहां पे भी और यहां पे भी। जब मैंने यहां पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो ये बना 1 बाय u du बाय dx, और यहां पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, पहले cos x एज इट इज है, इसका डेरिवेटिव किया है मैंने, आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। देन log sin x एज इट इज है, मैंने cos x का डेरिवेटिव किया। सिमिलरली यहां पे भी log v का डेरिवेटिव 1 बाय v dv बाय dx। सिमिलरली प्रोडक्ट रूल मैंने यहां लगाया, sin x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव यहां पे चेन रूल लगेगा, ध्यान से चेक कर लीजिएगा, प्लस log ऑफ cos x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव कर दिया तो cos x हो गया, ये अलग लेने। क्लियर है। चलिए जब ये अब हमने इसमें क्या किया है, ये जो 1 बाय u था ये राइट साइड पे आके u न्यूमरेटर में आ गया, और जो यहाँ पे टर्म्स को मैंने सिंप्लीफाई किया cos x इंटू cos x वो बन गया cos x बाय sin x माइनस ये टर्म एज इट इज है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने 1 बाय v को राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया तो यहाँ के ये v हो गया, और यहाँ पे बन गया माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस cos x इंटू log cos x। नाउ नेक्स्ट टाइम में मैं क्या कर रहा हूँ, जो यहाँ पे अपनी वैल्यूज को वापस से पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे dy बाई dx ही निकालना था, तो मेरे पास du बाई dx आ चुका है, मेरे पास dv बाई dx भी आ चुका है, तो मैं वापस से यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। dy बाई dx को मैं ये वाली वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, u को मैंने फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिया, u की वैल्यू है sin x पावर cos x, वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, cos x अपॉन sin x में cos x 1 हो गया, cos x अपॉन sin x को मैंने cot x लिख लिया, माइनस sin x ऑफ sin x इंटू log ऑफ sin x, प्लस सिमिलरली v की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी cos x की पावर sin x, और अंदर जो था ये cos x log cos x को मैंने आगे लिख लिया क्योंकि पॉजिटिव टर्म है, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x को tan x लिख लिया, एक sin x एज इट इज है, तो यहीं पे आप अपना आंसर छोड़ देंगे।
ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू दिस फंक्शन। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फंक्शन में कहीं पे भी जो पावर है वो वेरिएबल नहीं है, पावर सारी की सारी कांस्टेंट्स है, बट स्टिल यहाँ पे हम लॉग लगाना प्रेफर करेंगे। उसका कारण यह है कि जो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड होने का मतलब यह है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो पावर्स हैं वो फ्रैक्शनल पावर्स हैं, और जैसे यहाँ पे x की पावर 1/2 है या 3/2 है या 4/3 है, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर्स है। फ्रैक्शनल पावर्स होने के साथ साथ टर्म्स प्रोडक्ट में भी पढ़ी है, डिवाइड में भी पढ़ी है। ऑल्दो अगर मैं यहाँ पे लॉग नहीं लगाता हूँ मैं फिर भी डेरिवेटिव कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करूंगा, मैं पहले क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा, क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद जहां इनका डेरिवेटिव आएगा वहां प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, बट लेकिन वो आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे अभी तो 3 टर्म्स है 1 2 3, अगर ऐसे ही मैं 3-4 टर्म्स और लिख दूं, यहाँ पे 2 टर्म्स मल्टीप्लाई कर दूं, 2 टर्म्स और डिवाइड वाली आ जाए, तो उस केस में फिर जो मैं इससे जो दूसरा सिंपल डेरिवेटिव वाला काम है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, प्रैक्टिकली में उसे कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम लॉग की हेल्प लेते हैं, चाहे ऐसा क्वेश्चन आ जाए या फिर और टर्म्स अगर इसमें और मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, तो इस केस में हम लॉग की हेल्प लेते हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टीज जो है उसको सिंप्लीफाई करने का काम करती है हमारे लिए। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद दिस टर्म इंटू दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो मैंने इसको क्या किया, आप जरा ध्यान से नोटिस कीजिए, log of this माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर में वाली टर्म माइनस में जाती है, log of this, राइट। देन आप इस पे ध्यान दीजिए, ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में पड़ी है तो log उन्हें एडिशन में कन्वर्ट कर देगा। log of रूट एक्स को मैंने x की पावर 1/2 लिख लिया, प्लस log of x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस दिस। आप चाहे तो अगर आपको log की अच्छे से नॉलेज है और आपको उसकी ये 2 प्रॉपर्टीज अच्छे से अप्लाई करना आती है तो आप डायरेक्ट यहां से यहां भी लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, अब हमें अभी तक हमने डेरिवेटिव की बात नहीं करी है, अभी डेरिवेटिव करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे x की पावर 1/2 है तो ये उठ के आगे आ जाएगा, यहाँ पे पावर 3/2 है ये उठ के आगे आ जाएगा, या 4/3 है तो ये भी उठ के आगे आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमारा जो फंक्शन है काफी सिंपल हो गया है डेरिवेटिव के लिहाज से। अगर हम देखें यहाँ पे हम करेंगे 1/y dy/dx, ये 1/2, log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा 3/2, log x प्लस 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x प्लस 4 माइनस 4/3, 1/4x माइनस 3, या फर्दर 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो 4 होगा। ना अभी भी यहाँ पे क्वेश्चन आप खत्म नहीं करेंगे, dy/dx के एग्जैक्ट हमसे वैल्यू पूछी गई है, तो dy/dx इज इक्वल टू y इंटू दिस 1/2x प्लस 3/2x प्लस 8 प्लस 16/12x माइनस 9। नाउ अब इस y को मैं वापस से ये पुट कर सकता हूं, क्या होगा ये रूट x प्लस 4 3/2 4x माइनस 3 4/3, राइट। तो ये होगा हमारा dy/dx, राइट। नाउ इसमें एक और स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। y इज इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x पावर x पावर x सो ऑन अप टू इंफिनिटी। दैट मींस यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे डिफरेंट बुक्स में जब आप देखते हैं, तो x की पावर x पावर x पावर x बहुत ज्यादा एक्सेस है, इनफैक्ट इनफाइनाइट एक्सेस है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम, देखो जरा इस टर्म को मैं एक बार उठा के दोबारा लिख देता हूं, मैं इतनी टर्म को मैंने दोबारा लिख दिया। अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे ये टर्म तो एक्चुअल में ये इसी टर्म के इक्वल आ रही है, मतलब y क्या था x टू द पावर टू द x टू द पावर x x एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये भी तो वही है x टू द पावर x टू द पावर x सो ऑन अप टू इंफिनिटी। दैट मींस मैं इतने पार्ट को, ये जो अंदर वाला सर्कल है, इतने पार्ट को y बोल सकता हूं। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये बात आएगी कि सर आपने तो एक x कम कर दिया था, तो जो एक x कम करने के बाद भी आपने इतनी पूरी टर्म को y लिख दिया, ऐसा क्यों? तो क्या इस x का कोई इफेक्ट नहीं है? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि बेटा जब बहुत इनफाइनाइट टर्म्स होती है हमारे पास, अगर उसमें से एक टर्म उठा ली जाए या निकाल दी जाए तो उस पूरी टर्म को कुछ खास इफेक्ट नहीं होता, राइट। तो इस वजह से हमारी टर्म्स को भी कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस x की पावर में इसको मैं y लिख सकता हूं, इतने पार्ट को, ये अंदर वाला पार्ट है, इसको मैंने y नाम दे दिया, तो ये रहेगा y इज इक्वल टू x टू द पावर y। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ लॉग ले लूंगा, क्योंकि पावर में वेरिएबल आने के बाद मुझे समझ में आता है कि अगर पावर में वेरिएबल आएगा तो हम लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद बिल्कुल जो पहले किया वही होगा, ये y आगे आ जाएगा क्योंकि x की पावर में, ये y आगे आ जाएगा, फिर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने के बाद आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऊपर y इंटू वाई है, आप इसे y स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। चलिए
ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन और देखते हैं। y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स, जो फर्स्ट वाला रूट है बेटा वो एन तक जा रहा है, दैट मींस आगे आने वाली सारी टर्म्स रूट के अंदर है उसके। ऐसे ये टर्म भी ऐसे ही रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, बहुत ज्यादा रूट्स हैं और टिल इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पे भी सिमिलर केस है कि हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं और सारी की सारी सिमिलर टर्म्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इतने पार्ट को अगर हम बाहर निकाल दें, इतने पार्ट को अगर मैं बाहर निकाल दूं, ठीक है, तो ये भी y ही बन जाएगा, क्योंकि एक x को निकाल देने से, एक रूट x को निकाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जहां पे इनफाइनाइट टर्म्स है। तो इसको y लिखा जा सकता है इतने पार्ट को, जो ये हाईलाइटेड पार्ट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस वाई। ना दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लीजिए। स्क्वेयरिंग करने के बाद अब यहाँ पे हमें लॉग की जरूरत नहीं है, ना तो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है और ना ही पावर में वेरिएबल है। तो अब सिंपली जैसे हमने इम्प्लिसिट फंक्शन में किया था, आप वैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। तो आप इसमें सिंपली आप डेरिवेटिव करके आपको वैल्यू मिल जाएगी dy बाई dx की, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस के बारे में कि अगर हमारा फंक्शंस पैरामेट्रिक हो तो उनके डेरिवेटिव कैसे करने हैं। तो पैरामेट्रिक फंक्शन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या होता है। एक बार देखते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको जो कर्व डिफाइंड होती है, यानी जो फंक्शन आपको दिया होता है, उस केस में आपका जो y होता है वो एक थर्ड वेरिएबल यानी t का या कुछ भी और नया वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, उसका फंक्शन होता है। और जो x है वो भी उसी सेम वेरिएबल, जैसे यहाँ पे ये t का फंक्शन है और x भी t का ही कोई फंक्शन होगा, बट दोनों डिफरेंट फंक्शन होंगे ऑफ सेम वेरिएबल्स, ठीक है। नाउ अगर हमारे पास कुछ ऐसा आता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, दो पहले y का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। y का मींस दोनों साइड हम विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव y के केस में करते हैं, और सिमिलरली दोनों साइड डेरिवेटिव हम x में भी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल जो भी इस फंक्शन के अंदर होगा। वो जरूरी नहीं t हो, वो कुछ भी हो सकता है। इसी t को हम पैरामीटर बोलते हैं। नाउ जब हमारे पास dy बाई dt की वैल्यू आ जाती है और dx बाई dt भी आ जाता है, जब ये दोनों फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं डेरिवेटिव्स, तो फिर हम उनको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के पीछे रीजन क्या है, जब आप dy बाई dt अपॉन dx बाई dt करेंगे बेटा, तो इसका आंसर जो है ये बन जाएगा dy बाई dx, ये बन जाएगा dy बाई dx, और राइट साइड पे भी हमारे पास डेरिवेटिव्स होंगे तो वो भी डिवाइड हो जाएंगे। ये आपको एक बार इस इक्वेशन करवाता हूं, उससे बहुत इजीली ये क्लियर हो जाएगा सारा पार्ट। मेरे पास एक फंक्शन है x इन टर्म्स ऑफ t, x इज इक्वल टू a cos t प्लस हाफ लॉग tan के t बाई 2, y इज इक्वल टू a sin t। नाउ अब मैं x का डेरिवेटिव कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू t। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, बट देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। a कांस्टेंट है वो बाहर ही रहेगा, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, हाफ कांस्टेंट है ये भी डेरिवेटिव से बाहर ही रहेगा। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है और यहाँ पे चेन रूल बहुत ध्यान से अप्लाई करना है, बहुत कंसंट्रेशन से, अदरवाइज गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नाउ log tan के t बाई 2, log का डेरिवेटिव अगर पहले log का डेरिवेटिव करेंगे जो सबसे बाहर है, उसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन फंक्शन tan के t बाई 2। नाउ अब log का डेरिवेटिव होगा मल्टीप्लाई, अब आगे बढ़ेंगे tan के t बाई 2, पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 आगे आएगा, पावर में 2 माइनस 1 हो जाएगा। नाउ फर्दर tan का डेरिवेटिव करेंगे, बनेगा सीकेंड के t बाई 2। नाउ अब हम t बाई 2 का फर्दर डेरिवेटिव करेंगे, वो बनेगा 1 बाई 2। क्लियर है? इस तरीके से मैंने पूरा डेरिवेटिव कर दिया है। नाउ अब अगर आप इसका डेरिवेटिव देखते हैं, y का ही सिंपल है, a cos t इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, कांस्टेंट है a, sin का डेरिवेटिव करेंगे तो cos हो जाएगा। नेक्स्ट इज, अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये दोनों आ जाते हैं dy बाई dt और dx बाई dt, जो भी इसका डेरिवेटिव होता है इसका डेरिवेटिव होता है, दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है, तो a cos t ऊपर आ जाएगा और ये सारी टर्म नीचे आ जाएगी। बट आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इसे एक बार देख लें कि इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी। ये 2 से 2 कट जाएगा, tan t बाई 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो एक पावर ये कट के सिंगल पावर रह जाएगी। नाउ बचेगा क्या हमारे पास, dy बाई dt की जगह तो a cos t बचेगा, ये dx बाई dt की जगह a आ गया यहाँ पे, माइनस sin t एज इट इज। नाउ ध्यान से देखिए, ये tan t बाई 2 है, tan t बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ sin t बाई 2 बाय cos t बाई 2, इसको लिखा जा सकता है cos t बाई 2 बाय sin t बाई 2। इस सीकेंड के t बाई 2 को लिखा जा सकता है 1 बाय cos के t बाई 2 इंटू 1 बाई 2, cos से एक cos कट जाएगा, बचेगा क्या नीचे 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, ये बचेगा। अब यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा सकते हैं sin 2 थीटा वाला, दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा, इट विल बी इक्वल टू sin 2 थीटा। अगर आप यहाँ पे sin 2 थीटा अप्लाई करेंगे बेटा, ये बन जाएगा sin 2 ऑफ t बाई 2, तो ओवरऑल बन जाएगा sin t, ये ओवरऑल बन जाएगा sin t, ये बनेगा a cos t अपॉन a माइनस sin t प्लस 1 अपॉन sin t। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इसकी जगह आप sin t लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहां पे एलसीएम ले लेंगे। जब यहां पे आप एलसीएम लेंगे, sin t इसका एलसीएम आ जाएगा, यहां पे बनेगा माइनस साइन के t प्लस 1, राइट। नाउ इस 1 माइनस साइन के t को मैं cos के t लिख सकता हूं, ठीक है। और जो ये sin t है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा डिवाइड होने पे,
राइट। एक चीज और है, हमने यहाँ पे इस ए को इस ए से कैंसिल आउट कर चुके हैं हम ऑलरेडी, क्लियर है। चलिए अब cos t sin t अपॉन cos k t, एक cos से cos कटेगा, sin t बाय cos t बचेगा, दैट इज tan t। आई होप यहां तक आपको सारी बात समझ में आई होगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इफ x इज इक्वल टू a secant क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, फाइंड dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। अगेन मेरे पास x थीटा का फंक्शन है, y थीटा का फंक्शन है, और मुझे dy बाय dx निकालने को कहा गया है, बट यहाँ पे मुझे उसने बोला थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं सिमिलर वे में पहले x का डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट। अगर आप डेरिवेटिव ध्यान से देखते हैं, a कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, सेकंड क्यूब थीटा का 3 आगे आ जाएगा, सेकंड की पावर में एक कम हो जाएगी, स्क्वायर रह जाएगा। फर्दर मैं सेकंड का डेरिवेटिव करूंगा तो होता है सेकंड थीटा tan थीटा। सिमिलरली जब मैं y का डेरिवेटिव करता हूं a tan क्यूब थीटा का, a कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, tan क्यूब थीटा का 3 आगे आ जाएगा, अंदर tan स्क्वायर थीटा रहेगा, tan थीटा का फर्दर डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड स्क्वायर थीटा बनेगा। नाउ अब मुझे करना है dy बाय dx। dy बाय dx के लिए आपको मालूम है हम क्या करते हैं, dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा करेंगे, और जब इनको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, इन dy वाली टर्म को ऊपर रख के और dx वाली को नीचे रखकर मैंने डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड करने के बाद हमारे पास बच रहा है tan थीटा अपॉन सेकंड थीटा। जब tan थीटा अपॉन सेकंड थीटा आपके पास बचेगा तो tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, सेकंड थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, सेकंड थीटा ऊपर जाके cos थीटा बन जाएगा, cos से cos कटेगा, हमारे पास सिर्फ sin थीटा बचेगा। अगर यहाँ पे कोई पार्ट ऐसा जो नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नाउ नेक्स्ट हमारे पास बचा dy बाय dx इज इक्वल टू sin थीटा, बट क्वेश्चन में उसने बोला था फाइंड dy बाय dx बट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। dy बाय dx तो फाइंड कर लिया, बट तब फाइंड करना जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 हो। थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 चाहता है हमसे, और हमें पता है कि अगर थीटा पाई बाय 3 होगा तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, यानी साइन पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 3 मीन साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो dy बाय dx की वैल्यू हो जाएगी साइन 60, यानी dy बाय dx की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। यानी यहाँ पे दो फंक्शन होंगे, एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक बार जिन बच्चों को ये नहीं पता ये क्या चीज है, मैं क्विकली उनको बता देता हूँ। जैसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस केस में मैं बोलता हूँ dy बाय dx, हम y का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, तो यहाँ पे y की जगह ये है और x की जगह ये है, तो मैं कह सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx। अगर आप इस बात को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको ये बात समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। नाउ अब मुझे कह रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, तो मैं कह सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ रूट cos x, राइट। नाउ अब देखते हैं इसका डेरिवेटिव करते कैसे हैं। fx की जगह हम ले लेते हैं u, gx को नाम दे रहे हैं v, ठीक है, ये बस नाम उनका साइज छोटा करने के लिए। नाउ du बाय dv, अब मैं अगर इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं du बाय dx डिवाइडेड बाय dv बाय dx। ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पैरामीट्रिक फॉर्म से थोड़ा मिलता जुलता है, तो कुछ सिमिलैरिटीज आपको दिखाई देंगी और कुछ डिफरेंसेस भी दिखाई देंगे। नाउ du बाय dv है, मैं चाहता हूं ये फाइंड आउट करना, बट ये फाइंड आउट करना मेरे लिए मुश्किल है, बट ये फाइंड आउट करना मेरे लिए आसान है, क्योंकि du बाय dx इसलिए आसान है क्योंकि मेरा फंक्शन fx जो है वो x का फंक्शन है, और dv बाय dx इसलिए फाइंड आउट करना आसान है अगेन क्योंकि जो मेरा v है वो x का फंक्शन है। तो इन दोनों को मैं डेरिवेटिव कर सकता हूं और इनको वापस से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास du बाय dv बन जाएगा, राइट। चलिए तो अब मेरे पास u है, मैं इसको u ले लेता हूं, इसको v ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू log ऑफ sin x एंड v इज इक्वल टू रूट ऑफ cos x। अब du बाय dv मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मुझे कैलकुलेट करना होगा du बाय dx एंड dv बाय dx, और उन दोनों को डिवाइड करना होगा। जब मैं du बाय dx करता हूं तो फिर उसका आंसर कुछ ऐसा दिखाई देता है। सिमिलरली dv बाय dx का डेरिवेटिव करता हूं तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। नाउ अब इन दोनों को मैं जब डिवाइड कर देता हूं, अब मैं यहां पे ऊपर u वाली टर्म्स रखूंगा, नीचे v वाली टर्म्स रखूंगा। u वाला तो बन जाएगा cot x, ये नीचे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ये बनेगा -1/2 sin x अपॉन रूट cos x। फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, cot x को मैं फिर से cos x बाय sin x लिख रहा हूं, ये बन जाएगा cos x, ये जब टर्म ऊपर जाएगी तो रूट cos x ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा। ये बेटा मैं इस फ्रैक्शन को पूरा ऊपर ले गया हूं, ये -1/2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, sin x बाय रूट cos x ऊपर जाके रूट cos x बाय sin x हो जाएगा। जो cot x मैंने ओपन किया था उसका cos x अपॉन sin x, एक साइन इसका बना, एक साइन ये वाला, ये मिलके sin स्क्वायर x हो गए, राइट। अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहां तक भी अगर छोड़ देंगे तो भी चलेगा।
तो ये हमारा हो जाएगा du by dv रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंशिएट cos x पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू sin x पावर cos x। नाउ इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना होता है बेटा वो नीचे आता है, हमें ये मालूम होना चाहिए। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस, मैं इस फंक्शन को अगर u ले लूं तो ये हो जाएगा du, इसको अगर v ले लूं तो हो जाएगा dv। ठीक है, u लिया है मैंने cos x पावर sin x को, v लिया है मैंने इसको। ना अब हमें दिख रहा है कि अब हमें du by dv फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है क्या चाहिए होता है, हमें du by dx और dv by dx, यानी मुझे अब इस u का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। बट मुझे पता है कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन करनी है और पावर में वेरिएबल आ चुका है तो उस केस में मुझे फिर लॉगरिथम की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि मैं अपनी डिफरेंशिएशन को इजीली एग्जीक्यूट कर पाऊं। तो मैं दोनों तरफ लॉग ले लूंगा, ठीक है, दोनों में, क्योंकि दोनों में ही वेरिएबल पावर है। नाउ लॉग लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, ये sin x उठ के आगे आ जाएगा, यहां से cos x उठ के आगे आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वहां से हमारा du by dx और dv by dx निकल आएगा और फिर वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ये कैसे बना है, अब हमने जब log ले लिया तो sin x आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद सिमिलरली यहां से cos x आगे आ जाएगा। जब इस तरफ डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो बनेगा 1 by u into du by dx, और राइट साइड पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। सिमिलरली इस पे यहाँ पे करेंगे 1 by v into dv by dx और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। ना इसको लगाने के बाद हमारा टारगेट था du by dx निकालने का और dv by dx निकालने का। du by dx निकालने के लिए मुझे u को लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय u आएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे मुझे इस v को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा। अब ये दोनों वैल्यूज मैं उठा के यहाँ पे रखूंगा और जो भी उसको सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो जब मैं इसको इन वैल्यूज को यहाँ रखता हूं तो फिर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। नाउ अब इसे थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos x है, तो मैं यहाँ पे एक cos x को sin x के साथ लगा के tan x बना सकता हूँ, तो ये एक फिर कुछ एक sin x एज इट इज बच जाएगा, तो हमारे पास माइनस sin x tan x नजर आएगा। सिमिलरली cos स्क्वायर x अपॉन sin x, इसमें एक cos अपॉन sin एक cot बन जाएगा और एक cos एज इट इज रह जाएगा, तो ये भी बन जाएगा cot x इंटू cos x। इसके आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन और नहीं हो सकती तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। नाम में अपने में काफी कुछ क्लियर हो जाता है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जब आपके पास एक फंक्शन है, आपने उसका एक बार डेरिवेटिव कर दिया, अगर आप उसी आए हुए डेरिवेटिव का फिर से दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी दो बार डेरिवेटिव करने को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे अगर सेकंड जो ऑर्डर डेरिवेटिव से जो आंसर निकलेगा उसका फिर से डेरिवेटिव करते हो तो वो जाना जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के नाम से। चलिए इक्वेशन करते हैं, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है। हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू दिस एंड वी हैव टू शो दिस। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट इसकी टाइप बहुत ज्यादा ध्यान से समझने वाली है। अगली दो तीन टाइप्स के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्यों इस पे इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं। ये मेरा फंक्शन है और ये मुझे प्रूव करना है, और प्रूफ के अंदर मुझे कहा गया है कि ये y है यहाँ पे dy बाय dx है और यहाँ पे d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर है। ये डबल डेरिवेटिव की नोटेशन होती है ना। अब यहाँ पे m प्लस n और mn कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, वो आपको आपके फंक्शन के अंदर भी दिखाई दे जाएंगे। नाउ द फर्स्ट थिंग इज मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों रिक्वायर्ड है, तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दूंगा। जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा तो ये मुझे कुछ ऐसे दिखाई देगा। नाउ ऐसा आने के बाद मुझे सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए होगा, तो जो भी मुझे यहां से आंसर मिला मैं उसका फिर से डेरिवेटिव करूंगा। यहां पे देखिए जरा a और m ये दोनों कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएंगे। e पावर mx का डेरिवेटिव e पावर mx, फर्दर mx का डेरिवेटिव m, सिमिलरली इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा। नाउ अब लगभग हर क्वेश्चन में हम ऐसा ही करते हैं कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं ना। इसके बाद हमें देखना है कि यहां पहुंचने के बाद क्या हमारे पास जो रिक्वायर्ड उसने टू प्रूव मांगा था क्या वो यहां पे मिल चुका है। अगर वो यहां पे मिल चुका है तो हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है। बट यहां पे अगर आप देखोगे जो उसने पूछा वो यहां पे खत्म नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की, डी वाई बाय डी एक्स की और वाई की उठाकर इस इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूं, इसमें पुट कर देंगे। तो पहले पढ़ा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एम प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम एन वाई, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई तो जो हमारा पर्पस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, ये मेरा एलएचएस है बेटा ना। एलएचएस होने के बाद मैंने सारी ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ध्यान से देख लीजिए ना। जब ये सारी ब्रैकेट्स ओपन हो गई तो एम स्क्वायर ए माइनस एम स्क्वायर ए ई एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी इन बी ई पावर एन एक्स प्लस माइनस एन स्क्वायर बी एन ई पावर एन एक्स, यहां पर एन नहीं आएगा। अब वो जब आप कैलकुलेट करेंगे आपको पता लग जाएगा। माइनस एम एन प्लस एम एन बी माइनस एन एम ए ई एम एक्स प्लस एम एन ए ई पावर एम एक्स।
तो सारी टर्म्स जो है एक दूसरे के साथ कट के हमें आंसर जो है 0 दे देंगी। क्लियर है? देखिए राइट साइड हमारी 0 ही थी, आ गई हमारी RHS, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसको याद रखिएगा, हमें जरूरत पड़ेगी वापस आके इसे दोबारा देखने की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं इफ y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इन होल ब्रैकेट प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ अब मेरे पास एक सिंगल फंक्शन है, मुझे जो टू प्रूव है उससे आइडिया होगा कि मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए और मुझे सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। बट यहाँ पे पिछले क्वेश्चन से एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी जो पिछले क्वेश्चन में नहीं थी, जो इसमें आएगी। आपको जरा ध्यान से सुनते रहिएगा। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव किया डी वाई बाय डी एक्स, और ये सिंपल जो हमें डेरिवेटिव का रूल है वो अप्लाई कर दिया ना। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर मैंने एलसीएम कर दिया, बट बाहर वाली जो टर्म है वो एज इट इज रही, अंदर एलसीएम हो गया। अंदर एलसीएम होने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई दे जाएगा। अब इस तरह में आप देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में है वही न्यूमिनेटर में है, तो ये चीजें आपस में कट जाएंगी, तो हमारे पास यही बचेगा ना। इसके आगे जो है, अब यहाँ पे आपको नोटिस करनी है एक चीज कि इसके आगे वैसे हम कायदे से होना क्या चाहिए था, हमें फिर से दोबारा डेरिवेटिव करना चाहिए था, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना चाहिए था। बट अब हम किस तरह के कैसी अप्रोच रख रहे हैं, हमने देखा कि यहाँ पे रूट है, ठीक है, तो मैं इस रूट को ऊपर ले गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब रूट होता है तो वो उसकी डेरिवेटिव को जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो हमारी जो डिफरेंशिएशन है उसको हम सिंप्लीफाइड रखें, तो उस वजह से मैं इस रूट को इस तरफ ले आया। अब इसके एक और स्टेप और है जिससे आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो है स्क्वेयरिंग। देखिए यहाँ पे रूट है, जब हमें पता है रूट की डिफरेंशिएशन करेंगे तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, बट अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दूं, जो रूट है वो सारा खत्म हो जाएगा, राइट। तो उस वजह से मैं स्क्वेयरिंग करूं ताकि मेरी जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाए। स्क्वेयरिंग करने के बाद ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको मैं डिनोट करूं y1 के साथ, dy by dx को मैं डिनोट करूं y1 के साथ, 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। स्क्वेयरिंग कर दी तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट साइड पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नाउ फर्दर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करता हूं। जब ये दोबारा डेरिवेटिव होगा तो फिर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, नाउ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2y1 y2 स्टैंड्स फॉर डबल डेरिवेटिव प्लस y1 का स्क्वायर 2x। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा ये करने के लिए। 1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 स्क्वायर तो 1 ही होने वाला था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। नाउ यहाँ से मैंने क्या किया, 2y1 y1 यहाँ से और 2 यहाँ से, 2y1 कॉमन निकल रहे थे। 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, इज अ फिक्स्ड टर्म, इट कैन नॉट बी 0। y1 इज आल्सो नॉट 0 क्योंकि y1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये भी 0 नहीं हो सकता। तो अगर ये दो टर्म 0 नहीं हो सकती तो फिर यही 0 होगा। नाउ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डबल डेरिवेटिव है, इसको मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू y1 है, इसको लिख सकता हूं डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज माय रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करना चाहता था। जैसे मैंने बोला था कि हमें जरूरत पड़ेगी रिवाइंड करके पिछले क्वेश्चन तक जाने की, वो इसलिए अगर आप नोटिस करेंगे कि दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच अलग अलग थी। वहां पे मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, और जो हमारा फंक्शन था y, उन तीनों की वैल्यूज को उठाकर मैंने अपने जो भी रिक्वायर्ड वहां पे टू प्रूव था उसके अंदर पुट कर दिया। बट यहाँ पे जो अप्रोच है वो अलग है। यहाँ पे अप्रोच में क्या है, पहले हम सिंगल डेरिवेटिव करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव के बाद हम अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करके फिर से डेरिवेटिव करते हैं। देखिए, जब मैंने दूसरी बार डेरिवेटिव किया तो मुझे कोई चीज कहीं पे पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे मैंने वो अप्रोच नहीं लगाई कि फर्स्ट डेरिवेटिव अलग से निकाला, सेकंड अलग से निकाला और इसमें पुट करके प्रूव किया। देखिए, यहाँ पे ये सिंगल अप्रोच क्वेश्चंस नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस एक ही अप्रोच से या पिछली अप्रोच से और या फिर सेकंड अप्रोच से कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ क्वेश्चन है जो वो इससे पहली वाली अप्रोच है उसी से अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है वो सेकंड अप्रोच जो हम यहाँ पे कर रहे हैं इससे इजीली सॉल्व हो पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो अप्रोच उसकी डिसाइड होती है वो डिपेंड करती है कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी जाएगी। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट अप्रोच से काम करता तो इसकी लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती, प्रोबेबली आंसर उससे आ जाता, बट लेकिन लेंथ जो है उसके जो मार्क्स है क्वेश्चन पेपर के अंदर उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा लेंथ हो जाती। हम भी अपना जो टाइम है और क्वेश्चन की जो लेंथ है उसको हमें मेंटेन करना होता है, राइट। तो इस वजह से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दोनों ही अप्रोचेस से ठीक टाइम में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बट लेकिन आपको दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी ताकि आपको रियलाइज हो कि किन क्वेश्चंस में मुझे कौन सी अप्रोच यूज करनी है। ओके, चलिए अब इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं।
हमें एक फंक्शन जो है वो दिया हुआ है x इज इक्वल टू 80 y इज इक्वल टू 280। अब हमारे पास ये जो है एक पैरामीट्रिक फंक्शन, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे बच्चे गलती करते ही करते हैं इसमें कि जब पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आता है तो कुछ चीजें जो हम खुद सोचते हैं जो कि गलत होती है, बट लेकिन उसका जो तरीका है वो आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे फंक्शन हमारे पास x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280, तो dx बाय dt कर देंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, dy बाय dt इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, तो ये दो चीजें हमारे पास आ जाएंगी। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं दोनों को, ठीक है, डिवाइड करने पे मेरे पास dy बाय dx जो है वो 1/t निकल के आ रहा है। बहुत सारे बच्चों को जब कहा जाता है कि आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, वो क्या करते हैं, वो इसका फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, जो कि एक गलत अप्रोच है। आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है, अब फर्दर इसी का दोबारा से डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप यहां पे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट साइड बन जाएगी d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और राइट साइड में क्या होगा 1/t है, अब तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1/t स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि यहां पे t है x नहीं है, तो फिर मुझे t का फिर से फर्दर डेरिवेटिव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x ड्यू टू चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे फिर से dt बाय dx करना पड़ेगा। अब मेरे पास dt बाय dx की वैल्यू यहां से निकलेगी, यहाँ पे मेरे पास dx बाय dt है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल करके dt बाय dx बना लूंगा -1/t स्क्वायर इंटू 1/280। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ये है मेरा डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अब हमारे पास टाइप है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कि अगर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। वैसे तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बट लेकिन हम वो वाला फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार tan इनवर्स के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो बहुत ज्यादा हमारे डेरिवेटिव को कॉम्प्लिकेट कर सकती होती हैं। हम यहाँ पे चेन रूल लगा सकते हैं, बट लेकिन वो चेन रूल जो है वो इतना यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी जो चीजें वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो इस वजह से हम एक दूसरा मेथड जो है वो फिगर आउट करते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन के एग्जांपल से आपको सब समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, ये भी हम इससे थोड़ी देर पहले हमने किया है कि जब एक फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन करना हो तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दिस डी ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय डी ऑफ दैट सेकंड फंक्शन। इसको मैंने u ले लिया फर्स्ट फंक्शन को, इसको v ले लिया, ठीक है, v लेने। अब यहां से आपको चीज आगे समझनी है, अब मुझे x की जगह कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पुट करनी है कि जो सिंपलीफाई सब सॉल्व होके जो है मेरे पास यहाँ पे tan थीटा आ जाए अंदर, और इस tan इनवर्स के उस tan से जो है बैलेंस कर दे, राइट। बट मुझे ध्यान रखना है, मुझे ऐसी सब्स्टिट्यूशन करनी है जो दोनों के लिए दोनों के लिए सिमिलर हो, राइट। तो उसके लिए मैंने देखा, अगर मैं यहाँ पे tan थीटा पुट करता हूँ, यहाँ पे tan थीटा पुट करता हूँ तो अंदर sin 2 थीटा बन सकता है, और यहाँ पे tan थीटा पुट करता हूँ तो उससे भी जो है वो मेरी कैलकुलेशन जो है वो एकदम सही डायरेक्शन में जाएगी। देखिए मैंने x को tan थीटा यहाँ पे पुट किया 1 + tan स्क्वायर थीटा रूट -1 अपॉन tan थीटा। सिमिलरली नीचे भी मैंने tan थीटा ऐसे ही पुट कर दिया। 1 + tan स्क्वायर थीटा को हमें मालूम है कि सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, सेकंड के स्क्वायर का रूट के साथ कट हो जाएगा, -1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए जरा इसकी कैलकुलेशन, सेकंड थीटा इसको 1 अपॉन cos थीटा -1, इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब आप एलसीएम वगैरह लेके cos थीटा कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास ये बचेगा ना। यहाँ पे 1 - cos 2 थीटा और नीचे sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। तो फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ से 2 से 2 की कटिंग हो जाएगी, sin थीटा की एक स्क्वायर से कटिंग हो जाएगी, sin थीटा बाय cos थीटा बाय 2, तो हमारे पास tan थीटा बाय 2 बचेगा, जहाँ से tan इनवर्स से कैंसिल नहीं होता, एक्चुअल में ये बैलेंस होता है, ठीक है। बट हम एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ कैंसिल हो गया और बच गया थीटा बाय 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स x। थीटा को देखिए यहाँ से वापस थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x वहां पे पुट हो गई। सिमिलरली v इज इक्वल टू sin इनवर्स sin 2 थीटा बनता है, ये वाला फॉर्मूला, ये sin 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो यहाँ से sin इनवर्स sin कट जाएंगे और 2 थीटा बचेगा, थीटा फिर से tan इनवर्स x आ जाएगा। नाउ du बाय dv जो है वो वापस हमने यहाँ पे हमें मालूम है कि अगर हमें du बाय dv करना है तो ऊपर भी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना होता है, नीचे भी जो भी अंदर हमारे पास फंक्शन होता है उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करके हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब मैं du बाय dx करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा, तो वो डेरिवेटिव बनेगा हाफ इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x स्क्वायर, नीचे भी होगा 2 × 1/1 + x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 1/4 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का, y इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस। नाउ अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इस क्वेश्चन की जो सब्स्टिट्यूशन है वो थोड़ी टिपिकल है, आपको समझना होगा ये किस तरह से सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने x स्क्वायर को sin थीटा पुट किया, x स्क्वायर को sin थीटा पुट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। बट हमें यहाँ पे ये बात समझनी होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे x स्क्वायर को sin थीटा पुट करना था या x को कुछ और पुट करना था। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं x को कुछ भी पुट करूँ, अगर मैं sin थीटा पुट करता हूँ 1 - sin स्क्वायर थीटा cos थीटा बन जाएगा, बट लेकिन 1 + sin स्क्वायर थीटा कुछ नहीं बन पाएगा। तो हमें सब्स्टिट्यूशन कुछ इस प्रकार से करनी होती है कि जब हमने इसमें डाला तो पूरा का पूरा जो हमारा अंदर का पार्ट है वो सिंप्लीफाई होकर tan बन जाना चाहिए, ताकि हम उसको कैंसिल कर सकें tan इनवर्स के साथ। तो साइन पुट करना या कॉस पुट करना x की जगह पे
सूटेबल नहीं बैठ रहा था। अगर आप tan पे पुट करते तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा बनता, जिससे आपका क्वेश्चन जरा स्टार्ट तो होता, बट लेकिन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा फिर से आपका रोक देता क्वेश्चन को। तो इस केस में फिर मैंने सोचा कि अगर हम x स्क्वायर को sin थीटा पुट करें तो यहाँ पे 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा बनता है, 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा बनता है। ऑल्सो मैं x स्क्वायर को cos थीटा भी पुट कर सकता था, वो भी काम कर सकता है, क्योंकि वहां पे बन जाता है 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस sin थीटा। 1 प्लस cos थीटा पे फिर हम 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा पे हम फॉर्मूला लगाते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा का। तो ऑल द चांसेस हैं कि वहां से भी आपका क्वेश्चन जो है एक सही ट्रैक पकड़ सकता है। ठीक है, मैंने ये वाला इसलिए प्रेफर किया क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दिया 1 है, और 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और sin थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2। ऐसी सेम सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पे करी, सेम सब्स्टिट्यूशन जो है वो इसमें भी हुई और इसमें भी हुई। सेम सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जहां पे a है sin थीटा बाय 2 और b है cos थीटा बाय 2। सिमिलरली नीचे भी a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया, यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। जब ये चीज बनी तो मैंने इसको इन पे रूट्स अप्लाई किए, जो इनको होल स्क्वायर बनाया, होल स्क्वायर के साथ ये रूट जो है सारे चारों के चारों कैंसिल हो गए। ना उसके बाद जो आपको दिखाई देगा, ध्यान से अगर आप देखोगे, यहाँ पे माइनस cos थीटा बाय 2 या प्लस cos थीटा बाय 2 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 2 sin थीटा बाय 2, यहाँ पे प्लस sin थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 तो वो भी कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा cos थीटा बाय 2 एंड यहाँ बेटा प्लस आएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा 2 sin थीटा बाय 2 बाय 2 cos थीटा बाय 2, 2 कट जाएंगे, हमारे पास आएगा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स से tan गया, थीटा बाय 2 बचा, थीटा को मैं पुट कर सकता हूं यहां से वापस sin इनवर्स x स्क्वायर। sin इनवर्स x स्क्वायर आने के बाद अगर आप फिर से इसका डेरिवेटिव करते हैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ sin इनवर्स x का स्क्वायर। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे बनेगा dy बाय dx हाफ ऑफ, जब आप sin इनवर्स x का फर्दर डेरिवेटिव करते हैं मतलब 1/1 माइनस x स्क्वायर का रूट। नाउ इस x स्क्वायर का जब आप फर्दर डेरिवेटिव करेंगे ये बनेगा 2x, 2 से 2 कटेगा, आपके पास आएगा x/1 माइनस x स्क्वायर का रूट। इसके साथ हम ये वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो या आपको अच्छा से रिवाइज हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उस टाइम को मेंशन करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको कहाँ डाउट है। अगर आपको ये लगता है कि किसी भी आपके फ्रेंड के लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, राइट। और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। माय नेम इज संचित बांसल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।